नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्ध चैनल के सभी दर्शकों को जोसेफ राव का अभिवादन। हम लोग आज फिर मिल रहे हैं प्रेस क्लब इस कार्यक्रम में। आज की प्रमुख सुर्खियों में सबसे पहले मैं उल्लेख करना चाहूँगा, कल माननीय राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान हुआ है और एनडीए की यानी भारतीय जनता पार्टी और समर्थित जो दल है उनकी उम्मीदवार माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा उम्मीदवार पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री माननीय श्री यशवंत सिन्हा, इन दोनों के लिए मतदान हुआ है और सभी राजनीतिक दलों के संसद सदस्य और विधायकों ने अपना मत दिया है। और जैसे कि कहा जा रहा है, आज जो खबर छपी है उसके मुताबिक 99% मतदान हुआ है। एक दो सांसद जो किसी कारणवश नहीं पहुंचे, उनमें शिवसेना के एक वेटरन ट्रेड यूनियन लीडर जो डॉक्टर गजानन कीर्तिकर है और एक्टर टर्न पॉलिटिशियन भारतीय जनता पार्टी के श्री सनी देओल भी है। ये दोनों सांसद और कुछ कई राज्यों में कुछ विधायक भी अनुपस्थित रहे, मगर कुल मिलाकर 99% मतदान हुआ है। और जैसा कि कहा जा रहा है इस चुनाव में जिसके परिणाम 21 जुलाई को होने हैं, मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी और पूरी आशा ऐसी लग रही है और ऐसा लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना लगभग तय है। और चूँकि उनके पलड़े में भारी मतदान हुआ है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने दावा किया है। वहीं माननीय श्री यशवंत सिन्हा को कितने मत मिलते हैं और वो कितने अंतर से नए राष्ट्रपति को चुनाव जीतती है, इसकी ओर सबको ध्यान लगा हुआ है। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे जुलाई 21 का, जब मतों की गिनती होगी। इस बीच में महाराष्ट्र में, जैसे हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, राजनीतिक उथल पुथल भी शुरू है और कल इसमें एक नया धमाका ऐसा हुआ है कि इससे पहले भी ऐसे 19 में से 12 संसद सदस्य जो है शिवसेना के, उन्होंने इससे पहले भी माननीय उद्धव ठाकरे से कहा था कि अपना मत जो है वो माननीय राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देंगे और उनको माननीय उद्धव ठाकरे की बात उनकी सुननी पड़ी। और नया धमाका कल ऐसा हुआ है कि ये 12 सदस्य जो है उन्होंने संसद में एक नया अपना समूह तैयार किया है और लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है कि हमको एक स्वतंत्र ग्रुप के तहत हमको मान्यता दी जाए। तो ये एक शिवसेना के लिए और माननीय श्री उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। माननीय श्री उद्धव ठाकरे को कई झटके से पहले भी मिल चुके हैं और कल का ये जो नया है, जिसको हम लेटेस्ट कह सकते हैं, वो कल जब राष्ट्रपति चुनाव इधर की प्रक्रिया शुरू थी, मत डाले जा रहे थे, तब ये 12 सांसदों ने माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और ये उन्होंने कल चिट्ठी लिखी है कि हम लोग नया एक अपना ग्रुप तैयार कर रहे हैं और हमारे ग्रुप को मान्यता दी जाए। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इसमें अभी जो बचे हुए सांसद है वो अभी भी अपने आप को शिवसेना और माननीय श्री उद्धव ठाकरे के ग्रुप को बताते हैं, मगर जो 12 सांसद हैं उन्होंने एक नया पैंतरा खेला है और कल लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। इसका फैसला अभी आना बाकी है, मगर उन्होंने ये भी मांग की है 12 सदस्यों ने कि हमारे जो नेता है माननीय राहुल शेवाले, इनको बनाया जाए, क्योंकि राहुल शेवाले ने सबसे पहले माननीय श्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी और उनसे निवेदन किया था कि हम लोगों ने, शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मत देना चाहिए और उन्होंने कल पहल की और ये 12 सांसद जो है अभी उन्होंने चिट्ठी लिखी है
तो जो सांसद नया जो ग्रुप तैयार हो रहा है, नया जो शिवसेना का नया जो ग्रुप बना है, उससे उन्होंने ऐसी मांग की है लोकसभा अध्यक्ष से कि श्री राहुल शेवाड़े को हमारा नेता चुना जाए। तो ये माननीय श्री उद्धव ठाकरे के ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका है। दूसरी ओर शिवसेना के दो पुराने नेता, एक तो माननीय श्री रामदास कदम जो महाराष्ट्र के मंत्री भी रहे और एक समय वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, और दूसरे अमरावती के भूतपूर्व सांसद माननीय श्री आनंदराव अडसूल, इन दोनों को शिवसेना प्रमुख माननीय श्री उद्धव ठाकरे ने इनको कल पार्टी गतिविधियों के खिलाफ जाने के लिए इन दोनों को पार्टी से निकाल दिया। मगर इससे पहले और एक ऐसी डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसमें माननीय श्री रामदास कदम ने माननीय श्री एकनाथ शिंदे का हाथ थामा है और उन्होंने एक पत्र भी लिखा है कि बार बार हमको अपमानित किया जाता रहा है, माननीय श्री उद्धव ठाकरे द्वारा हमको मिलने से मना किया गया, हमको 2.5 साल बहुत पश्चाताप हुआ है। और ये उनका एक और कहना था कि माननीय बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के संस्थापक रहे, उनके विचारों के विरुद्ध माननीय उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से हाथ मिलाया, जिसका जो शिव सैनिकों ने उसका बहुत विरोध किया है। उनका कहना है कि शिव सैनिक इससे खुश नहीं थे और ये 2.5 साल में माननीय श्री अजित पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने हमको बहुत प्रताड़ित किया है। हमारे लोगों को जो सरकारी फंड है, सरकारी जो सहायता है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए, वो नहीं मिली है, ऐसे उन्होंने आरोप लगाए और तुरंत उनको माननीय श्री एकनाथ शिंदे ने अपने साथ ले लिया है। और तीसरी एक और बड़ी घटना हुई है, माननीय श्री एकनाथ शिंदे ने कल एक नई कार्यकारिणी का गठन किया है। यानी शिवसेना प्रमुख अभी जो है माननीय उद्धव ठाकरे, उनको भी उस कार्यकारिणी में अध्यक्ष रखा है और एकनाथ शिंदे जी ने खुद को अपने आप को मुख्य नेता बताया है और पार्टी के स्पोक्समैन करके, प्रवक्ता करके दीपक केसरकर को नियुक्त किया है और बाकी 7 लोगों को उपनेता करके भी चुना है। तो ये कल का ऐसा जो ये घटनाक्रम है, इसमें अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू है। और अभी सारी उम्मीदें जो है कल के जो सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में कल जो सुनवाई होनी है उसके ऊपर है, क्योंकि दोनों पार्टी की ओर से, दोनों ग्रुप की तरफ से याचिका दायर की गई है और कल 3 सदस्यीय बेंच जो है, जो मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस रमन्ना के साथ में सुनवाई होगी और असली शिवसेना कौन सी है और सदस्यों के निष्कासन की जो कार्रवाई जो इनिशिएटिव ली गई थी, उसके ऊपर भी फैसला होगा। तो कल शिवसेना के भविष्य का भी एक तरह से फैसला होगा कि असली शिवसेना कौन सी है और कौन से ग्रुप को मान्यता मिल जाए। इसके बाद हमने इसके पहले भी आप बता चुके हैं, उसके बाद जो है वो पार्टी का सिंबल जो है धनुष बाण, उसको लेकर लड़ाई शुरू होगी। मगर कल की पहली लड़ाई जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट में माननीय एकनाथ शिंदे वाला समूह है या ग्रुप जो है, अगर वो जीत जाता है, ये उनके लिए बड़ी आसान राह होगी। उसके बाद वो उस पार्टी सिंबल के लिए लड़ेंगे और अब देखना होगा कि ये दोनों की जो लड़ाई है, यानी माननीय उद्धव ठाकरे और माननीय एकनाथ शिंदे वाली, इसमें कौन सा ग्रुप ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरता है। मगर अभी दिनों दिन जो घटनाक्रम है, उससे ऐसा लग रहा है कि माननीय उद्धव ठाकरे की पकड़ कुछ ढीली होती जा रही है। भले उनके साथ अभी कुछ सांसद है, कुछ विधायक भी है, मगर ये अब कितने दिन तक रहेंगे और इसका आगे क्या भविष्य है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं महानगर पालिका के और उसके बाद 2024 में विधानसभा, लोकसभा के भी चुनाव है। तब ये देखना होगा, तब तक ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी अंतिम समय तक मैदान में रहती है
इसके बाद हम चर्चा करेंगे। कल कांग्रेस की भूतपूर्व नेता जिनको उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाया है, माननीय श्रीमती मार्गारेट अल्वा, उन्होंने कल माननीय एनसीपी के सर्वेसर्वा माननीय श्री शरद पवार के निवास पर जो एक सभा बुलाई गई थी, उसमें उन्होंने भाग लिया और काफ़ी लोगों से मुलाकात की, जिसमें कांग्रेस की ओर से माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सीताराम येचुरी, डी राजा, ऐसे सारे सांसद और द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की डीएमके की सदस्य श्रीमती कन्निमोझी, ये सारे लोग उसमें मौजूद थे। और कल वो बैठक में ये फैसला किया गया है कि उनको, हालांकि फैसला तो पहले हो गया है कि उनको इस उपराष्ट्रपति चुनाव में उनको खड़ा किया जाए, और आज वो जो है अपना पर्चा दाखिल करने वाली है। क्योंकि आज का अंतिम दिन है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि माननीय एनडीए के प्रत्याशी माननीय जो राज्यपाल रहे हैं माननीय जगदीप धनखड़ और माननीय श्रीमती मार्गारेट अल्वा के बीच में ये लड़ाई होगी, और उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का चेयरमैन होता है, उसके लिए ये चुनाव जो है अगले महीने होने वाला है। मगर इसकी प्रक्रिया अभी आज से शुरू हो रही है, क्योंकि आज का अंतिम दिन है पर्चा भरने का। तो श्रीमती अल्वा आज अपने सभी सहयोगी दलों के साथ, विपक्षी दलों के साथ के नेताओं के साथ मिलकर फॉर्म भरने वाली है। और ये प्रक्रिया में उन्होंने उन पर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उनके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दिए हैं। उन्होंने कुछ पुराने उनके बयान और कुछ पुराने इंटरव्यू बताया है, जब श्रीमती अल्वा कांग्रेस से नाराज़ हो गई थी और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली थी। मगर ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी भड़ास के बिना कभी निकाली है। मगर अभी फ़िलहाल वो काफ़ी दिन से एक एकांतवास में उनका कार्यक्रम चल रहा था, वो ज़्यादा सक्रिय नहीं थी राजनीति में। मगर उनको कांग्रेस और विपक्षी दलों ने साझा उम्मीदवार करके खड़ा किया है, तो अभी देखना होगा कि उनके पक्ष में कितने वोट आते हैं। हालांकि हमने इस बारे में आपको कल भी बताया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता श्रीमती ममता बनर्जी ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं, और शायद अब वो 21 तारीख को अपने सांसदों के साथ बात करने वाली है, अपनी पार्टी के लोगों से बात करने वाली है, और उसके बाद कोई फैसला होगा। मगर शायद फैसला चौंकाने वाला भी आ सकता है, क्योंकि अगर उनको समर्थन देना होता तभी तक वो तुरंत अपना फैसला सुनाती। मगर उन्होंने इसको फिलहाल ये कहकर टाल दिया है कि मुझे अपने लोगों से बात करना है। ये देखना होगा कि इस तरह से ये अभी 21 तारीख को क्या फैसला आता है। इस बीच में महाराष्ट्र में और विदर्भ में विशेषकर बाढ़ का प्रकोप छाया हुआ है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी आज वर्धा चंद्रपुर के दौरे पे हैं, और उन्होंने जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनका दौरा किया है। उनके साथ में सांसद माननीय श्री रामदास तड़स और विधायक और बाकी अधिकारी हैं। और स्थिति हालांकि बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है खेती किसानी का, तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि किस तरह से उससे निपटा जाए। और जहाँ ऐसी खबरें चल रही है, कल वहाँ एक बड़ी दुख भरी खबर आई कि इंदौर से जलगांव जाने वाली जो महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की जो बस थी, वो मध्य प्रदेश में थार के पास एक पुल से नर्मदा नदी में गिर गई, और उसमें करीब 12 लोगों की मृत्यु होगी, और बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अभी ये हालांकि समझ में नहीं आया कि जबकि बस का फिटनेस कहा जाता है कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट अभी तो इस तरह में दिया था, और बस पूरी तरह से चलने के लिए फिट थी। मगर ये कैसे दुर्घटना हुई ये तो अभी कोई बता नहीं पाएगा। मगर ये एक चिंता का विषय है कि
इतनी बारिश के मौसम में बस इतनी ऊंचाई के पुल से नीचे गिरती है तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होना ही है। पूरी तरह से बस जो है चकनाचूर हो गई है और उसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि सरकार ने मुआवजे की राशि का ऐलान किया है। 10 लाख रुपये महाराष्ट्र राज्य अपनी तरफ से देगी, महाराष्ट्र शासन अपनी तरफ से देगी। 4 लाख रुपए की मदद मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषित की है और उसी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय से भी 2.5 लाख रुपए इस तरह से मिलने वाला है। मगर मृतकों के जो है ये राशि तो उनके परिवारजनों को मिलेगी, मगर जो लोगों की जीवित हानि हुई है, जिनकी जानें गई है, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। बहुत ही दुर्घटना जो है कल की विचलित करने वाली थी और हम लोगों सबको या जो चालक दल है या जो इस तरह के जोखिम भरे काम करते हैं उनको एक बार सतर्क रहना होगा। क्योंकि हालांकि तेज़ बारिश भी हो तो भी बस नीचे गिरने का कोई ऐसा कारण नहीं है जब तक बस की या तो स्पीड ज़्यादा हो या अनियंत्रण हो गया हो। तो ये तो अभी आने वाले दिनों में ही मालूम पड़ेगा कि क्या कारण है। मगर ये महाराष्ट्र के सभी लोगों को कल विचलित करने वाली घटना थी। कल माननीय राष्ट्रपति के चुनाव में महाराष्ट्र में जो विधायकों ने मतदान किया उसमें 287 में से 283 लोगों ने मतदान किया है, यानी 4 विधायकों के मतदान नहीं हो पाए, जिसमें 2 जो है राष्ट्रवादी के मंत्री रहे हैं, माननीय श्री अनिल देशमुख, माननीय श्री नवाब मलिक, के दोनों जेल में होने के कारण इनका मतदान नहीं हो सका। एक विधायक माननीय लक्ष्मण जगताप, उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो पहुंच नहीं सके, और एक माननीय विधायक महेंद्र दलवी, इनको एक किसी कोर्ट ने उनके ऊपर कार्रवाई के दौरान उनको मतदान करने से रोका है। इस तरह से 4 विधायकों ने कल अपना मतदान नहीं किया है। और जिससे पहले हमने बताया आपको कि शिवसेना के सांसद वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर भी उन्होंने अपना मतदान नहीं किया है। अभी तक के उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि उन्होंने किस कारण नहीं किया है। इस बीच में एक ऐसी दुखी खबर है कि भूतपूर्व जो एक और खबर ऐसी है कि कल के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने माननीय राष्ट्रपति के चुनाव में कल व्हील चेयर पर आकर अपना मतदान दिया है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री श्री SD देवेगौड़ा, ये इन्होंने भी कल व्हील चेयर में आकर अपना मत दिया है। ये दोनों भूतपूर्व राष्ट्रपतियों ने अपनी कमाल की जो है वो अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया है और वो व्हील चेयर पर आए, और ये बड़ी सराहनीय बात है। क्योंकि दोनों प्रधानमंत्री पद के को उन्होंने सुशोभित किया था, इसलिए उनके लिए ये लोकतंत्र की परंपरा को उन्होंने निभाया है और कल अपना चुनाव के लिए अपना मत देने के लिए वो दोनों व्हील चेयर पर आए थे। इस बीच में कल एक और बुरी खबर ऐसी आई है कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री भूपेंद्र सिंह का कल निधन हुआ है और वो गज़ल के क्षेत्र में काफ़ी नाम था उनका और उनकी गज़लें लोगों ने काफ़ी सुनी और उनका कल निधन हुआ। ये बड़े दुख की खबर थी कल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।